जय गुरुदेव। मैं आज आपको एक तंत्र मंत्र की प्रतिशोधपूर्ण कहानी देने जा रहा हूँ और बहुत सालों पुरानी बात है, मगर यकीनन अब तक बात धुंधली नहीं पड़ी है। लगभग सबको वह दौर याद होगा जब सामान्य व गैर पढ़े लिखे लोगों को जमींदार, ठेकेदार आदि अपना गुलाम बनाते थे और मनचाहा काम कराते थे। यही नहीं, उनके काम में जरा सी भी गलती होती तो उन्हें मार मार कर हाल बेहाल कर देते। कई दफ़ा तो उन बेचारे सेवकों की मृत्यु तक हो जाती थी। हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए। सेवक के घरवालों को उसके मृत्यु पर रोने तक की आज़ादी नहीं थी। वे रो नहीं सकते थे, अपने प्रियजनों को याद नहीं कर सकते थे। वह दौर सेवकों की पत्नी, बहन, बेटियों के लिए भी भयावह था। उनके साथ कुकृत्य किए जाते थे, शारीरिक प्रताड़नाएँ दी जाती थीं और तो और मालिकों को वे महिलाएं अपने बिस्तर की चादर लगती थीं, जिसे वे जब कभी भी अपनी इच्छानुसार बदल लेते थे। किसी महिला के विरोध पर उसे चाबुक से मारा जाता था। इसके बावजूद ना माने तो उसका बलात्कार करने में भी मालिकों को हर्ज नहीं था। यदि भूले भटके पुरुष यानी मालिक का पति या पिता इस कृत्य का पुरजोर विरोध करे तो उसे जलती आग की भट्टी में झोंक दिया जाता था, या फिर उसकी आंखों के सामने उसकी बहू, बेटी या बहन के साथ अमानवीय हरकतें की जाती थीं। जगदीप ऐसा ही एक सेवक था। उसमें हर पल अपने मालिक के प्रति क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह हर हालात में अपने मालिक को जान से ख़त्म करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वह अपने मालिक को आसानी से नहीं मार सकता था, मगर वह उसे तड़पा कर मारना चाहता था। इसके लिए उसने अपने पूर्वजों द्वारा दी गई तांत्रिक शिक्षा से ही सिद्ध हो सकता था। उसे ज्ञात था कि हाथ और पैर चलाने पर भर से यानी उसे मारने पीटने भर से उसके मालिक को वह तड़प नहीं मिलेगी जिस तड़प से वह पिछले 15 साल से गुजर रहा था। हर दिन, हर पल, हर क्षण वह अपने मकसद को पूरा करने के इंतजार में था। उसे याद है आज भी किन विपत्तियों की स्थिति में उसने अपना गांव छोड़ा, अपनी 3 बेटियों के साथ और पत्नी को लेकर शहर की ओर रुख किया था। उसकी तीनों बेटियां जवानी के दहलीज पर खड़ी थीं। खूबसूरत और संगमरमर सा उनका बदन था। कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। मगर बाप की तंग हालत और गरीबी ने उन्हें कभी खुद को निहारने का मौका ही नहीं दिया। शहर जाने के बाद जगदीप को जैसे तैसे कोई छोटा मोटा काम मिल गया, मगर ये 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी पूरी नहीं था। इससे भी भयावह स्थिति यह थी कि जगदीप को जहाँ नौकरी मिली थी वहाँ लोगों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। उसका मालिक हर चीज़ पर खुद नज़र रखता था। उसके पास जितने लोग काम करते थे सब पर वह कोड़े बरसाता था। 16 घंटे मजदूरों से काम करवाता था और महीने में इतना ही देता था कि वो जीवित रह सकें। कहने का मतलब है कि 2 सूखी रोटी के पैसे भर ही निकाल पाते थे। इस पर अपने परिवार का पेट पालना तमाम सेवकों के लिए एक बड़ी चुनौती था। जगदीप ने करीब 2 महीने इसी स्थिति में काम किया। देर रात तक काम करना, थकान से चूर हो, मालिक की मार खाकर पूरा बदन बदहाल हो चुका था। जगदीप दिखने में आकर्षक पुरुष था, इसलिए उसका मालिक देवेन उससे सबसे ज़्यादा जलता था और किसी भी हद तक उससे काम करने की कसर नहीं छोड़ता था।
उस दिन तक उसे नहीं पता था कि जगदीप की शादी हो चुकी है और उसकी 3 बेटियां भी हैं। शायद उसका यह आकर्षण कुदरत की देन था। बेटियां व पत्नी कभी खाना खाती थीं तो कभी बिन खाए सो जाती थीं। अगर कुछ खाने को मिलता भी था तो उसमें से सबका पेट भरना मुमकिन नहीं होता, इसलिए सभी आधा पेट खाकर ही अपनी भूख मार लेते थे। लेकिन कभी किसी बेटी ने जगदीप से शिकायत नहीं की। घर की हालत देखकर जगदीप को अपने ऊपर तरस आने लगा। अपनी बेटियों की किस्मत पर रोना आने लगा। उसने आखिरकार अपनी पत्नी से बात की और कहा कि अगर मैं अपने मालिक से तुम्हारे बारे में काम की बात करूं तो क्या तुम कर लोगी? उसकी पत्नी ने झटकर हाँ कर दी, मगर वह डरती थी कि शहर अनजान है, दूर दूर तक कोई अपना नहीं है, कहीं बेटियों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। जगदीप ने उसे दिलासा दिया कि आसपास के लोग इतने बुरे नहीं हैं, इस वक्त काम ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी पत्नी मान गई। जगदीप ने अपने मालिक से अपनी पत्नी रोमाली के विषय में जिक्र किया और कहा कि वह घरेलू सभी प्रकार के काम कर सकती है। आप अगर उसे अपने घर पर काम दिलवा देते तो आपका बहुत भला होता। उस वक्त उसके मालिक ने उससे कहा कि अपनी पत्नी को भेज देना, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि क्या करना है। जगदीप ने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की और कहा कि कल सुबह तुम्हें उनके घर जाना है। अगले दिन सुबह ही रोमाली तैयार हो गई। वह भी अपने पति के साथ घर से निकली। आज उसकी बड़ी बेटी देवयानी ने खाना बनाया था ताकि उसकी माँ को ज़्यादा काम ना करना पड़े। तीनों बेटियों में देवयानी सबसे खूबसूरत और गुणी थी। उसे कोई काम सिर्फ एक बार देखना होता था, वह एक बार दिखाने भर से ही सारा काम सीख जाती थी। खैर रोमाली और जगदीप घर से निकल गए। जगदीप ने रोमाली को अपने मालिक के घर छोड़ा और समय पर अपने काम पर पहुंच गया। जगदीप का मालिक आज अभी तक घर से काम पर निकल नहीं पाया था। असल में वह महिला प्रेमी था। उसे जहाँ भी महिलाओं की गंध आती थी वहीं पर मुंह मारने चला जाता था। रोमाली को घर में देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोमाली भरी पूरी महिला थी। उसका छरेरा बदन कोई भी पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। जबकि जगदीप का मालिक यानी देवेन की पत्नी बहुत मोटी और खाने की शौकीन थी। उसके साथ हमबिस्तर होते हुए भी देवेन को बहुत बुरा लगता था। देवेन जितना क्रूर था उससे कई ज़्यादा क्रूर उसकी पत्नी अनीता थी। अनीता की क्रूरता देखकर तो पत्थर के भी आंखों से आंसू छलक जाते थे। उसने रोमाली को देखते ही काम पर ना रखने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका पति उस महिला की ओर आकर्षित न हो जाए। मगर उसके चाहने से कुछ न हो सका। देवेन ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया। देवेन की नज़र में जो रूमाली पर पड़ी उसने दफ्तर जाना कम कर दिया। यह किसी भी हालत में रोमाली को पाना चाहता था। एक रोज़ जब देवेन की पत्नी किसी काम के चलते बाहर गई थी, उसने रोमाली को घर में अकेला पाया। यह उसे हर क्षण देख रहा था। वह कुछ करने को झुकी तो देवेन की नज़र अधखुले बक्सों पर पड़ी। वह अंदर झांकना चाहता था कि रोमाली ने अपना आंचल जब तक ठीक कर लिया, ऐसा लगा मानो किसी कुत्ते के सामने हड्डी फेंकी गई हुई हो, और अचानक वह उसके सामने से गायब हो गई। देवेन बौखला गया। उसने किसी काम के लिए टोकते हुए रोमाली को डांट लगा दी। वह घबरा गई और उस काम को दोबारा सफाई से करने लगी। देवेन किसी वैसी दरिंदे की तरह उसकी तरफ लपका और क्षण भर में उसकी साड़ी उसके जिस्म से अलग कर दी। इससे पहले कि रोमाली कुछ समझती या कुछ कह पाती, वह अर्धनग्न स्थिति में पहुंच चुकी थी। उसके मालिक
यानी देवेन ने उससे कहा कि तुमने काम सही से नहीं किया, इसलिए यही सज़ा तुम्हारे लिए नियुक्त की गई है। तुम्हें अब नग्न अवस्था में ही पीटा जाएगा। रूमाली घबरा गई। वह शायद भागना चाहती थी, मगर देवेन ने जब तक अपने पैंट से बेल्ट निकाल ली, जिसकी मार किसी चाबुक से कम नहीं थी। उसने रूमाली पर एक चाबुक मारा कि वह धड़ाम से नीचे गिर गई। देवेन ने सामने उसका जिस्म था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने देखते देखते उसकी इज्जत आबरू को तार तार कर दिया। उसके जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए। रूमाली रोती हुई बिलखती रही, मगर उस दरिंदे ने नहीं बख्शा। अपनी हवस पूरी कर उसके जिस्म पर तेल छिड़क दिया और उसे जिंदा जला दिया। रूमाली जिंदा ही जल गई। इन बातों से अनजान जगदीप देर रात घर लौटा तो देखा कि अब तक रूमाली घर नहीं आ लौटी। वह डर गया और दौड़ता हुआ अपनी तीनों बेटियों को लेकर रूमाली को लेने पहुंच गया। मालिक की नज़र एक बार फिर उसकी ही बेटी पर पड़ी। इस बार बड़ी बेटी उसके निशाने पर थी, लेकिन फिलहाल मालिक ने यह कहकर उसे भेज दिया कि आज रात काम ज़्यादा है, वह यहीं रहेगी। लेकिन वह रूमाली से एक बार मिलने की आस लगा रहा था। उसके बार बार जिद करने के बाद उसका मालिक झल्ला गया और फटकार लगा दी तथा जाने के लिए कहा। जगदीप बिना कहे चला गया। अगले दिन जब काम पर लौटा तो उसका मालिक देवेन उसके घर चला गया। जगदीप को बेचैनी होने लगी। उसका मन बार बार विचलित हो रहा था। यही कारण है कि वह किसी को बिना बताए अपने घर लौट रहा था। उसने घर में जाकर देखा कि देवेन उसकी बड़ी बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और दो बेटियों की लाश नीचे ज़मीन पर पड़ी है। जगदीप की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन जगदीप अपनी बेटी को बचा नहीं सका और देवेन वहाँ से भाग निकला। हालांकि उसकी बड़ी बेटी अब तक जिंदा थी, मगर उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि तब तक वह किसी मूर्ति माफिक की पड़ी हुई थी। जाते जाते देवेन ने उसे यह भी बता दिया कि उसने उसकी पत्नी को बीते दिन ही जिंदा जला दिया था। जगदीप अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, मगर वह ऐसा नहीं कर सका। जगदीप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला गया। अपने गांव वापस वह अपनी बेटी और पत्नी का बदला लेना चाहता था, लेकिन हाथापाई से नहीं, बल्कि उस तरीके से जिसे उसने कई सालों पहले दफना दिया था। एक ऐसी ताकत जिससे वह दूर रहना चाहता था। एक दबा हुआ राज। शायद उसके खुलने का वक्त आ गया था। इस कुकृत्य को अंजाम देने के बाद देवेन सब कुछ भूल गया था, लेकिन जगदीप को हर चीज़ याद थी। अपनी बेटी की आंखों में आंसू, दो बेटियों की लाश और मरी हुई पत्नी जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका था। दरअसल जगदीप इस बार गांव नहीं गया था, बल्कि उस जंगल में गया था जहां उसके असली परिजन रहते थे। वह इस तंत्र मंत्र की दुनिया से दूर रहना चाहता था, इसलिए वह शहर गया और सम्मानित जिंदगी गुजर बसर करने लगा। मगर वह उसकी ज़िंदगी उतनी उलट देगी, इस बात से जगदीप अनजान था। वह अपनी बेटी को साथ लिए, हाथ में कुछ खाने का सामान लिए जंगलों के रास्ते होता हुआ चलता जा रहा था। रास्ते में कई सांप आए, डरावने जानवर थे, मगर सब शांत क्योंकि जगदीप उनसे बातें करता था। मीलों चला, अंततः ड्रम बजने की थाप सुनाई देने लगी। उसे लोगों का हो हल्ला सुनाई देने लगा। आसपास का शोरगुल सुनाई दे गया। वह मूल रूप से उस जंगल से था जहां आदिवासी रहते थे। ये आदिवासी कबीले अपने काला जादू के लिए कुख्यात माने जाते थे, मगर देवेन इस भयानक सत्य को नहीं जानता था। जगदीप के जाने से कुछ सालों बाद से ही उसके साथ अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगीं।
उसे लगने लगा गुलामी प्रथा का अंत निकट है और ये तमाम गुलाम परिवार बेरहमी से उसका अंत कर देगी। जाने क्यों उसे यह डर सताने लगा था। पास पहुंचने वाले गुलामों की आखिरी खेप है। असल में जगदीप अपने मूल स्थान में पहुंचने के बाद से ही निरंतर समाधि में बैठा था। भूखा प्यासा अन्न जल त्याग चुका था, वह अपने वस्त्र भी त्याग चुका था। वह ऐसी तपस्या में लीन था जो उसे सर्वशक्तिमान बना सकती थी। उसके लोग ऐसा नहीं करते थे क्योंकि यह तपस्या ना सिर्फ कठिन है बल्कि बहुत भयंकर व विकराल रूप धारण कर सकती है। यही नहीं, इस मायावी रूप में इंसान के साथ कुकृत्य भी हो सकते हैं। जगदीप अपने परिवार से बिछड़ चुका था। उसकी पत्नी, 2 बेटियों का अंत हो चुका था। बड़ी बेटी लाश बन चुकी थी जो जिंदा तो थी मगर सिर्फ पत्थरों की तरह। जगदीप इन तमाम बातों को भुला नहीं सका, इसलिए उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और उनके सामने जा पहुंचा। उसके गुरुदेव उसकी स्थिति तथा उसकी बेटी को देखकर सारा वाकया क्षण भर में समझ गए। पूरे समूह ने जगदीप की सहायता की। बेटी की देखरेख उन्होंने ही की और जगदीप एकांत जगह में जा पहुंचा जहां सिर्फ वह था। अपने गुरुदेव के कहे अनुसार उसने अन्न जल और वस्त्र तीनों त्याग दिए। यज्ञ का सामान एकत्रित किया और समाधि में बैठ गया। ऐसा करने में उसे 1 या 2 साल नहीं बल्कि 10 साल लगे। उन 10 सालों तक जगदीप एक मायावी शक्ति के कारण जिंदा रहा और धीरे धीरे शक्तिमान होने की ओर बढ़ने लगा। उसकी तपस्या अंततः खत्म हुई। वह अपने घर उसी नगरावस्था में पहुंचा। चूँकि वह शक्तिमान हो चुका था, उसे देखते ही समूह के तमाम लोग वहां पहुंच गए। गुरुदेव के कहे अनुसार वह ताउम्र वस्त्र धारण नहीं कर सकता था। उसके लिए विशेष पत्तों के कपड़ों का निर्माण किया गया। वह अपने इलाके का गुरु घोषित हो गया। सर्वशक्तिमान गुरु उसे अब भी याद है कि उसे आखिरी रात को उसे मालिक ने खतरनाक कोड़े से पीटा था, जिसकी मार अक्सर गुलामों को अपंग बना देती है। यह कोड़ा बैल की सख्त आंतों का बना हुआ था और उसके सिर पर लोहे की कीलें और जानवरों की हड्डियां बंधी थीं। उसको कोड़े से इस कदर पीटा कि बुरी तरह से लहूलुहान होते हुए वह बेहोश तक हो गया था। वह बेबस हो चुका था। अब जगदीप का देवेन की जिंदगी पर धीरे धीरे हक होने लगा था। वह उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रहा था। असल में वह उसे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से आहत कर रहा था। उसके ख्वाबों में जगदीप ने अपना अधिकार जमा लिया था। देवेन जब भी आंखें बंद करता था उसे बुरे बुरे सपने आते थे। आंख खोलते ही उसे अपनी आंखों के सामने लाशों के ढेर नजर आते थे। एक रोज़ वह अपनी पत्नी के साथ मेज़ पर रात को खाना खा रहा था। ये तंत्र मंत्र की एक कहानी है और उसका दूसरा भाग मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव।